ये तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि प्रेमी ने अपनी प्रेम को पाने के लिए हत्या कर दिया। मगर आपने शायद ये सुना हो कि उसी एक हत्या को छिपाने के लिए किसी ने 9 हत्याएं कर दी हो। और सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये पूरी तरह सच है। बिहार का रहने वाला संजय जो काम करने के लिए बिहार से तेलंगाना आया। संजय कुमार को वही काम करने वाली रफीका नाम की महिला से प्यार हो जाता है। मगर कुछ समय बाद ये प्यार ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां एक के बाद एक 9 लाशें गिर जाती हैं। तो आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है? इन सब मौतों के पीछे किसका हाथ था? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे द डेली पल्सेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले। कहानी शुरू होती है 20 मार्च 2023 से। इसी वक्त कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलना शुरू हो चुका था। इस कारण 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। इसकी वजह से जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वो वहीं फंसकर रह गए। कुछ लोग मजबूरी में पैदल ही अपने घर की तरफ लौटने लगे तो कुछ लोग वहीं रुकना सही समझे। तेलंगाना के वारंगल जिले के गोराई गुत्ता गांव में साईं दत्ता ट्रेडर्स नाम के एक जूट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार और बंगाल के थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री के भी काम बंद हो गए। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम जरूर बंद हो गया था, मगर पहले से काम करने वाले स्टाफ अभी भी फैक्ट्री के अंदर थे। अभी भी कस्टमर के हिसाब से माल सप्लाई किया जा रहा था। अब मई का महीना आ चुका था। फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर को बोरियों के कुछ ऑर्डर मिलते हैं। इस ऑर्डर के मिलने पर वह अपने एक ऑटो ड्राइवर को कहते हैं कि फैक्ट्री में जाओ और वहां से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुंचा दो। भास्कर ने ड्राइवर से यह भी कहा कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स अभी भी फैक्ट्री के अंदर ही होंगे, वो तुम्हें बोरी दे देंगे। आदेश के मुताबिक ड्राइवर ऑटो लेकर फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर लोगों को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करता है, मगर वहां चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता है। फैक्ट्री के अंदर किसी को ना पाकर ड्राइवर भागते हुए फैक्ट्री का मालिक के पास जाता है और उन्हें जानकारी देता है कि वहां तो एक भी मजदूर मौजूद नहीं है, जबकि वहां तो कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। भास्कर इस बात की जानकारी अपने एक और दोस्त संतोष को देता है और फिर दोनों कुछ और लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ आते हैं और मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर मजदूरों का कहीं भी पता नहीं चलता है। अब लगभग दिन के 2 बज रहे थे। तभी कुछ लोग तलाशी करते करते फैक्ट्री से कुछ दूरी पर मौजूद एक कुएं तक पहुंचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर झांकता है तो देखते ही जोर से चिल्ला उठता है। आवाज सुनकर बाकी लोग भी कुएं की तरफ आते हैं। जब लोग कुएं में देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर उन्हें 4 बोरी तैरती हुई नजर आती है। बोरी नजर आते ही तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है और मौके पर पुलिस की टीम आती है और चारों बोरियों को वहां से निकालती है। बोरी में से शक के मुताबिक ही मजदूरों की लाश निकलती है। फैक्ट्री के मालिक पहचान करते हैं कि ये चारों इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और मजदूर के परिवार वाले हैं। मरने वालों की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा बेटी बुशरा खातून और 3 साल के बेटे बबलू के रूप में होती है। 5 लोग अभी भी लापता थे, उनकी भी तलाश शुरू होती है, मगर बाकियों का कहीं भी पता नहीं चलता है। अंत में पुलिस वाले फिर से कुएं की गहराई में उतरकर जांच करने के फैसला करते हैं। अगले दिन जब पुलिस की एक टीम कुएं की गहराई में जाती है तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि कुएं के ताल से एक के बाद एक 5 शव बरामद किए जाते हैं। मतलब इस एक कुएं से अब तक 9 शव निकाले जा चुके थे। इन 5 की पहचान 20 साल के शहबाज आलम, 28 साल के सोहेल, 30 साल के शकील, 22 साल के श्याम और श्रीराम के तौर पर होती है। एक साथ 9 लोगों की मौत से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आकर तेजी से जांच शुरू करती है और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी घटना को किसने अंजाम दिया। एक साथ 9 लोग आत्महत्या तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हत्या के सही पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया जाता है। जांच के शुरुआत में तो पुलिस को सबूत नहीं मिलते हैं कि मरने वाले लोगों के साथ मारपीट या कोई जबरदस्ती की गई है। फिर भी आगे की जांच के लिए कुछ नमूने बड़ी लैब में भेज दिए जाते हैं।
इधर पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत के कारणों का पता लगाने में जुट जाती है। पूरी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आती है। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस बस इतना पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 की रात फैक्ट्री में करने वाले मकसूद के छोटे बेटे शहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि सभी की मौत 20 की रात 9:30 बजे से लेकर 21 की सुबह 5 बजे के बीच हुई होगी। अब पुलिस को भी लगने लगा कि सबकी मौत इसी बर्थडे पार्टी में ही हुई है। अब पुलिस अपनी जांच और तेजी से आगे बढ़ाता है। पुलिस शक के आधार पर पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में भी लेती है, पर पुलिस को कहीं से कामयाबी मिलती नजर नहीं आती है। अभी पुलिस जांच में लगी ही होती है कि उसी समय पुलिस के पास एक अनजान शख्स 2 मोबाइल फोन के साथ आता है। वो व्यक्ति बताता है कि उसे ये दोनों मोबाइल फोन पास से ही सोनालिका ट्रैक्टर गोदाम के पास मिले हैं। पुलिस के इस मामले में मोबाइल का मिलना बड़े ही ब्रेक थ्रू जैसा था। जांच से पता चलता है कि ये मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि मर चुकी मकसूद की पत्नी निशा और दूसरा मोबाइल 9 लोगों में शामिल श्रीराम के है। अब पुलिस वाले आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में ही पुलिस को दिखता है कि 20 मई की शाम लगभग 6 बजे ट्रैक्टर गोदाम की तरफ से एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है। फिर वही व्यक्ति 21 मई की सुबह 6 बजे के आसपास फिर से घटना स्थल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले अब इस साइकिल सवार व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली 25 मई 2020 को सीसीटीवी में कैद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार इस शख्स की पहचान संजय कुमार यादव के रूप हुई, जो बिहार का रहने वाला था, जो पिछले 6 साल से तेलंगाना में रहते हुए मजदूरी करता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस संजय से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआती जांच में तो संजय किसी भी तरीके से 9 लोगों की मौत में तो अपना हाथ होने से इनकार कर रहा था, यहाँ तक कि वो मरने वाले लोगों के दोस्त बताता है। मगर जब पुलिस सख्ती पर आ जाती है तो संजय कुमार यादव इकरार कर लेता है कि सभी खून उसी ने की है। संजय के इस बयान से हर कोई शॉक हो जाता है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। अब संजय से इस सवाल का जवाब जानने लिए पुलिस पूछताछ करती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। संजय द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक साल 2014 के आसपास संजय काम के सिलसिले में तेलंगाना आता है। यहीं उसकी मुलाकात बोरी फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद से होती है। मकसूद संजय को भी इसी फैक्ट्री में काम लगवा देता है। मकसूद के परिवार के अन्य लोग भी इसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। संजय के मुताबिक कुछ समय तक तो यहाँ अच्छे से काम करता है तथा मकसूद के परिवार के दिलों में अच्छी जगह बना लेता है। मकसूद के परिवार में मकसूद के अलावा उसकी पत्नी निशा और निशा की एक रिश्तेदार रफीका थी। रफीका के 3 बच्चे थे और उसका तलाक हो चुका था और वो अपने बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहते हुए काम करती थी तथा फैक्ट्री में काम संजय से बात करती है तो संजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे लिए भी बेटी ही है। संजय के ऐसा कहने पर रफीका थोड़ा इत्मीनान जरूर होती है, मगर बीतते समय के साथ देखती है कि संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस कारण रफीका संजय पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग कारणों से शादी को टालता रहता है, मगर रफीका की जिद करने पर संजय शादी के लिए मान जाता है। शादी से पहले रफीका संजय से कहती है कि शादी करने से पहले चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाती हूँ। रफीका के माता पिता बंगाल में रहते थे। सब कुछ तय होने के बाद 6 मार्च 2020 को संजय और रफीका पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासे के मुताबिक असल में रफीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उसकी बेटी निशा को पसंद करने लगा था। मगर निशा तक जाने के लिए उसने रफीका का बस इस्तेमाल किया था। अब चूंकि रफीका शादी के लिए जिद करने लगी थी, इसलिए संजय रफीका को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बना लेता है। उस साजिश के तहत वो पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही संजय और रफीका ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन कुछ दूर चलती है, संजय रफीका को छाछ पीने के लिए देता है। इस बात से अनजान की छाछ में बेहोशी की दवा मिला है। रफीका बड़े आराम से वो छाछ पी लेती है, मगर छाछ पीते ही वो बेहोश हो जाती है। रफीका के बेहोश होते ही रात के अंधेरे में पहले तो रफीका के दुपट्टे से गला घोट देता है,
फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की तेढ़ेपल्ली गोडेन पहुंचती है तो यहाँ पर संजय रफीका को ट्रेन से धक्का दे देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस रफीका की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। रफीका की पहचान करवाने की भी कोशिश करती है, मगर रफीका की कहीं पहचान नहीं हो पाती है। इधर आगे संजय रफीका को धक्का देने के बाद उतर जाता है और वापस वारंगल वाली ट्रेन पकड़ लेता है। संजय वापस अकेले जब फैक्ट्री आता है तो उससे रफीका के तीनों बच्चे अपनी माँ के बारे में सवाल करने लगते हैं। इस पर संजय कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नाना नानी के घर रुक गई है। इस पर मकसूद की पत्नी निशा रफीका को फोन करने की कोशिश करती है, मगर रफीका का फोन नहीं लगता है। इस पर निशा को संजय पर शक होने लगता है और वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। अब मकसूद और निशा मिलकर संजय से रफीका के बारे में पूछने लगते हैं। रफीका के बारे में कुछ भी बताने के बजाय संजय वहां से चुपके से गायब हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इधर उधर ही भटकते रहता है और फिर घूम फिरकर वापस 15 मई को वारंगल आ जाता है। यहाँ आने पर एक बार फिर से मकसूद और निशा रफीका के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने रफीका के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देंगे। अब संजय को डर सताने लगता है कि अगर मकसूद और निशा पुलिस तक गए तो वो पकड़ा जाएगा। संजय मकसूद और निशा को भी अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। अभी ये इन लोगों को खत्म करने के रास्ते ढूंढ ही रहा था कि संजय को पता चलता है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर ही अपने बेटे बबलू के जन्मदिन मनाने वाला है। इसी के बाद संजय मोबाइल पर नींद की गोलियों के बारे में सर्च करता है और फिर बाजार से बड़ी संख्या में नींद की गोली खरीद कर ले आता है। और फिर जब सभी लोग जन्मदिन का जश्न मनाने में लगे रहते हैं, तभी संजय चुपके से जाकर दाल में एक साथ 60 नींद की गोलियां मिला देता है। लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता है और सभी लोग बड़े आराम से खाना खा लेते हैं, मगर खाना खाते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सभी लोग लगभग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं, तब संजय एक एक करके पहले बोरी में भरना शुरू करता है और फिर एक एक करके खींचकर पास में ही मौजूद कुएं में लाकर डाल देता है। संजय पुलिस को ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद उनमें से कोई मरा नहीं था, बल्कि सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी सभी को बोरी में डालकर मरने के लिए कुएं में डाल दिया। मरने वालों में मकसूद के परिवार के 6 लोग के अलावा बिहार के रहने वाला श्रीराम तथा तिरुपुरा का शकील भी था, जो मकसूद के साथ ही फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस जब और आगे जांच पड़ताल करती है तो कई हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। जैसे रफीका को शक होने लगा था कि संजय उसके बेटी के करीब जाने लगा है। रफीका के ये शक पुलिस जांच में सही साबित होता है। दरअसल पुलिस जब संजय के मोबाइल का जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि वास्तव में संजय ने रफीका के 16 साल की बेटी की इज्जत लूटी थी और इसे वो मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया था। इन सभी खुलासे के बाद संजय पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा उसे कुल 10 लोगों की हत्या के भी मामला दर्ज होता है। लंबे समय तक मामले की सुनवाई चलती रहती है और फाइनली 2023 में एक निचली अदालत द्वारा संजय को धारा 302, 380 और 354C के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत ने भले ही संजय को फांसी की सजा दे दी हो, मगर संजय के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का रास्ता खुला हुआ है। फिलहाल संजय जेल में बंद है। खैर जो भी हो, हमें यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ये हैवान हम ही लोगों में से है। आप क्या सोचते हैं इस दरिंदे के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।